6 सितंबर 1995 सुबह के करीब 9:20 पर कुर्ता पजामा पहने यह व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को धो रहा है। इस व्यक्ति का नाम है जसवंत सिंह खालरा, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तभी एक स्काई ब्लू कलर की मारुति वैन इसके घर के सामने आकर रुकती है। उसमें से 4 से 6 सिविल ड्रेस पहने लोग उतरते हैं और जसवंत को उस गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। बाद में इन लोगों की पहचान होती है कि ये लोग खुद पंजाब पुलिस से थे और ये आखिरी बार था जब किसी ने भी जसवंत को देखा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब पुलिस ही उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई जो पंजाब के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहा था? जानेंगे आगे इस वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 नवंबर 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया। कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाकर पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल बना दिया गया। इस समय पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ के लैंड को लेकर और पानी को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स थे। तब साल 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास किया, जिसमें स्टेट को और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया गया और वोटर डिस्प्यूट्स को भी रिजोल्व किया गया। बाद में इन सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस को अलगाववादी सोच से भी जोड़कर देखा गया। कह सकते हैं कि पंजाब के माहौल में गर्मा गर्मी यहाँ से ही कहीं स्टार्ट हो गई थी। 13 अप्रैल 1978 बैसाखी का दिन था। संत निरंकारी मिशन वालों ने अपना एक लार्ज कन्वेंशन रखा हुआ था। इस कन्वेंशन को 10,000 से ज्यादा लोगों ने उस दिन अटेंड किया था। निरंकारीज पंजाब में सिखिज्म से निकलकर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी और निरंकारीज भी उनमें से एक ही थे। इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेन स्ट्रीम सिखिज्म से काफी अलग थी, जिस वजह से सिख लोग निरंकारियों का काफी विरोध किया करते थे। और इस कन्वेंशन वाले दिन भी सिखों ने निरंकारियों का विरोध करते हुए एक प्रोटेस्ट निकाला, जो कि बाद में वायलेंट हो गया और इसमें गोलियां तक चली। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दिन 13 सिख्स और 3 निरंकारियों की जान चली गई। और यही वो समय था जब पंजाब में जनरल सिंह भिंडरवाले का भी राइज हुआ। भिंडरवाले की स्पीचेस शुरुआत में सिख आइडेंटिटी, गुरबानी, नशा मुक्ति और रिलीजियस डिसिप्लिन के बारे में बात किया करती थी, जिससे भिंडरवाले की पहचान पंजाब के रूरल यूथ में काफी ज्यादा बढ़ गई। ये भिंडरवाले के समय में ही था जब पंजाब में मिलिटेंसी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। भिंडरवाले खालिस्तानी मूवमेंट का मेन फेस बन चुका था। 1980 के दशक में पंजाब में काफी सारे आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप बने, जैसे बब्बर खालसा, दल खालसा और खालिस्तानी कमांडो फोर्स। और इस दौरान हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स, बस अटैक्स, एक्सटॉर्शन, पुलिस वालों की हत्या, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट की भी टारगेटेड किलिंग्स काफी आम हो चुकी थी। और ऐसी घटनाओं से भिंडरवाले का नाम कहीं ना कहीं जुड़ना भी काफी आम हो चुका था। ये भिंडरवाले कौन था, कहां से आया था और कैसे ये खालिस्तानी मूवमेंट का मेन फेस बन चुका था, ये किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो चलो अब हम अपनी मेन कहानी पर वापस आते हैं। भिंडरवाले अब गोल्डन टेंपल के अंदर अकाल तख्त के अंदर अपने सपोर्टर्स के साथ छुपा हुआ था और गवर्नमेंट ने बताया कि भिंडरवाले ने अंदर हथियारों का एक बड़ा जखेड़ा भी जमा कर रखा है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने अब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें गोल्डन टेंपल के अंदर गोलियां चली और भिंडरवाले की मौत हो गई। इस ऑपरेशन की वजह से सिखों के सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त को भी खासा नुकसान पहुंचा था। और ये इस ऑपरेशन का ही नतीजा था कि 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके तुरंत बाद देश में एंटी सिख राइट्स शुरू हो गए, जिसकी आग पंजाब तक पहुंच रही थी और पंजाब में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ रही थी। पंजाब में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स और उनको बस से उतार के मारने की घटनाएं काफी आम हो चुकी थी। उस समय सेंटर में बैठे राजीव गांधी ने हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो कि अकाली दल के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उनके साथ में पंजाब की सिचुएशन को संभालने के लिए हाथ मिलाया। मगर चरमपंथियों ने कुछ दिनों बाद हरचंद सिंह की भी गोली मार के हत्या कर दी। अब पंजाब में मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंवरपाल सिंह गिल एके केपीएस गिल को लाया गया। केपीएस गिल को 25 सालों का एक्सपीरियंस था नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट और वायलेंट ग्रुप से डील करने का। और यहां से ही केपीएस गिल की इमेज एक रूथलेस ऑफिसर की बन चुकी थी। 1922 के इलेक्शन के बाद पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी और सीएम बने थे बेअंत सिंह। बेअंत सिंह ने केपीएस गिल को खुली छूट दे दी थी पंजाब में ऑपरेशंस चलाने की। और अब नॉर्थ ईस्ट की ही तरह पंजाब में भी केपीएस गिल ने इंसर्जेंट्स और मिलिटेंट्स को पकड़कर उनके एनकाउंटर्स करने शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा भी अन्य पुलिस वालों के लिए एक बाउंटी सिस्टम को लाया गया था, जो भी जितने ज्यादा भी मिलिटेंट्स को पकड़ता और जो पुलिस वाला जितने ज्यादा मिलिटेंट्स की हत्या करता उसको उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता और उसको उतने ही ज्यादा प्रमोशंस मिलते। ये सिस्टम शुरुआत में तो काफी अच्छा काम किया और मिलिटेंसी
भी इससे ग्रेजुअली कम हुई। मगर अब पुलिस की इस अनलिमिटेड पावर की वजह से कई बार कई पुलिस वाले किसी को सिर्फ बदले की भावना से या फिर किसी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए या कई बार प्रमोशंस के लिए लोगों को उठाकर ले जाने लगे और उनको एनकाउंटर में मार गिराने लगे। उस समय पंजाब में एक किल काउंट कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस दशक में पुलिस वालों ने 25,000 से ज्यादा ऐसी किलिंग्स की थी, जिसमें से काफी सारी लाशों को दफना दिया गया, काफी सारी लाशों को जला दिया गया और काफी सारी को बहा दिया गया। शुरुआत में तो ये लोग लाशों को नहरों में बहा दिया करते थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को एक रिटर्न कंप्लेंट भी भेजी थी, जिसमें बताया था कि जब भी वो नहरों की सफाई के लिए पानी को रोकते हैं तो उसमें बड़ी तादाद में लाशें पंजाब से बहकर आ रही है। और इसके बाद लाशों को जलाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब पुलिस वाले अक्सर ही इन लाशों को लावारिस और अनक्लेम्ड बोलकर जला दिया करते थे। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और जसवंत सिंह खालरा नाम का एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन सभी केसेस को काफी करीब से स्टडी कर रहा था। जसवंत सिंह खालरा भी आपकी और मेरी तरह ही एक आम आदमी था और एक बैंक में काम किया करता था। कॉलेज के दिनों से ही जसवंत लेफ्ट की आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित था। जसवंत सिंह खालरा उस समय अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में काम किया करता था और इस बैंक के एक शख्स प्यारा सिंह को भी पुलिस ने कुछ ऐसे ही अबडक्ट कर लिया था, जिस चीज ने जसवंत के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। जसवंत ने पहले पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, मगर वहां से जसवंत सिंह को कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद जसवंत सिंह ने खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद जसवंत को खबर मिली कि उसकी पुलिस वालों ने हत्या कर दी है। मगर पुलिस वालों ने प्यारा सिंह की कोई डेड बॉडी उसकी फैमिली को नहीं दी थी, बल्कि ये चीज तो जसवंत सिंह को शमशान घाट के रिकॉर्ड से पता चली थी। दरअसल प्यारा सिंह की मौत का पता जसवंत सिंह को क्रीमेशन ग्राउंड्स के रिकॉर्ड को खंगालने के बाद चला था, जहां पर प्यारा सिंह की बॉडी को पुलिस वालों ने इलीगली जला दिया था। और शमशान घाट के रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए ये काफी अजीब जसवंत सिंह को लगा कि साल 1992 में 300 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने लावारिस बोल के दुर्गयाना मंदिर के शमशान घाट में जलाया था। और जसवंत सिंह खालरा ने इस बात को शमशान में काम करने वाले लोगों से भी कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि इन दिनों पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही लाशें लेकर आ रहे हैं और उनको लावारिस बोल के जला दे रहे हैं। इसके बाद जसवंत सिंह खालरा ने पट्टी और तरन तारन के शमशान घाटों को भी इन्वेस्टिगेट किया और वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पट्टी के शमशान घाट में खालरा के हाथ एक रिसीट लगी, जो कि लाशों को जलाने के लिए खरीदी गई लकड़ियों की एक रिसीट थी। लाशा सानू पुलिस देंदी सी ते बालन सानू म्युनिसिपल कमेटी देंदी सी, जिसमें पता चला 538 लावारिस लाशों के लिए लकड़ियां खरीदी गई है। और यही हाल तरन तारन के शमशान घाट का भी था। बाद में सीबीआई जांच में पता चला कि तीनों शमशान घाटों को मिलाकर 2000 से ज्यादा लावारिस लाशों को जलाया गया है। और जसवंत सिंह खालरा ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लोगों के सामने कुछ ऐसा ही डेटा रखा था। कल्ले अमृतसर जिले च 2000 बच्चे लापता है। जसवंत सिंह खालरा ने उन सभी लोगों के घर जाके पता किया जो ऐसे ही गायब हो चुके थे और उनके नाम को और डेट को शमशान घाट के रिकॉर्ड्स के साथ में मैच किया। 6017 लाशां अजिहियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ साफ लिखियां सन कि ਇਹ सिख नौजवानों ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣੋਚਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚੇ बाबा प्यारा सिंह दी लाश भी सानू लभी। खालरा ने बताया कि 3 जिलों के अंदर 2000 से ज्यादा लोग गायब हैं और पूरे पंजाब में 25,000। जसवंत सिंह खालरा ने चंडीगढ़ में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े लोगों के सामने रखे और बताया कि कैसे किसी भी लावारिस लाश के एक डेटा को पुलिस वालों को मेंटेन करना होता है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, फिंगरप्रिंट स्कैन रखने होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखनी होती है और बाद में अगर कोई एनजीओ उस लावारिस लाश को एक्सेप्ट ना करे तो ही पुलिस वाले उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। मगर उस समय पंजाब पुलिस इनमें से कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये सारा मामला इंटरनेशनल हो चुका था। मतलब यहाँ से इस मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिलना स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से जसवंत सिंह खालरा के ऊपर पुलिस वालों ने अब नजर रखनी शुरू कर दी थी। पुलिस बिना वर्दी के उसके घर के आसपास चक्कर मारा करती थी और घंटों घंटों तक उसके घर के सामने खड़ी रहती थी। अब केपीएस गिल ने भी प्रेस से बताया कि ये जो भी लोग पंजाब से गायब हो रहे हैं वे नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे कनाडा और यूरोप चले जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। They have migrated to Europe, to
कनाडा। जिसके जवाब में खालरा ने केपीएस गिल से सबूत मांगे और एक ओपन डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया। अब खालरा के पास धमकियां आने लगी थी। अजीत सिंह संधू एसएसपी तरन तारण, इन्होंने खालरा से बोला था कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को यही रोक दे और अगर खालरा ऐसा नहीं करेगा तो वो भी उन लावारिस लाशों का एक हिस्सा बन जाएगा। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसवंत सिंह खालरा ने ये बात सबके सामने रख दी और बोला कि अगर जसवंत को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार केपीएस गिल और सीएम बेअंत सिंह होंगे। अब इस मामले को इंटरनेशनल कवरेज दिलाने के लिए जसवंत सिंह खालरा ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और कनाडा चला गया। वहां जाकर जसवंत सिंह खालरा ने अपनी फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सौंप दी और कनेडियन पार्लियामेंट के रूम नंबर 209 से एक काफी इमोशनल स्पीच दी और बताया कि कैसे पंजाब की माओ को ये तक नहीं पता कि उनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। कि हजारां मावां अपने पुत्तां नूं उड़ीक रहीआं ने, चाहे कईयां नूं पता है कि पुੱਤ हुण इस दुनिया ते जरवानिया नहीं छड्डिया, पर मां दा दिल ऐसा हुंदा है कि वो पुੱਤ दी लाश देख के भी यकीन नहीं करदी कि ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ते जिन्ना मावां ने अपने जायां दियां लाशां भी नहीं सी देखियां, वो साडे ते सवाल कर रहीआं सी कि इन्ना तां पता कर दिओ कि साडा पुੱਤ है भी कि नहीं। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जसवंत सिंह खालरा वापस अपने घर अमृतसर आ गया और अब एक महीने बाद 6 सितंबर 1995 सुबह करीब 9:30 बजे खालरा अमृतसर के कबीर पार्क में अपने घर के सामने खड़ी अपनी गाड़ी को धो रहे थे। उस समय इंटरव्यू के सिलसिले में आया एक रिपोर्टर राजीव सिंह रंधावा भी खालरा के घर में ही मौजूद था। तभी एक स्काई ब्लू कलर की मारुति वैन खालरा के घर के सामने आके रुकती है और खालरा को उठाकर ले जाती है। And I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. I immediately recognized one DSP Ashok Kumar immediately here, and as I was journalist with the Punjabi Tribune at that point of time, I knew it was Tarn police which had abducted Mr. Jaswant Singh Khalda. इस किडनैपिंग के तुरंत बाद रिपोर्टर राजीव सिंह रंधावा और पत्नी परमजीत कौर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मगर पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट लिखने तक से पुलिस वाले मना कर देते हैं। अब थक हार के पत्नी परमजीत कौर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डालती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे देती है। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी थी, मगर जसवंत सिंह खालरा का कोई नामो निशान नहीं था। तब कहीं से पता चलता है कि पुलिस वाले जसवंत सिंह खालरा को मार के हरी के कैनाल में बहा चुके हैं, मगर जसवंत सिंह खालरा की डेड बॉडी कभी बरामद ही नहीं हुई। अब सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि किडनैपिंग के तुरंत बाद पुलिस वाले जसवंत सिंह खालरा को जब्बल पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। वहां पर खालरा को कुछ दिन रखने के बाद खालरा को तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के कंग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहीं पर पुलिस वालों ने खालरा की हत्या कर उसको हरी के कनाल में बहा दिया। इस पूरे केस का आई विटनेस खुद पंजाब पुलिस का एसपीओ कुलदीप सिंह बना, जो कि जब्बल पुलिस स्टेशन में उस रात मौजूद था। फिर साल 2005 में पटियाला सेशन कोर्ट ने इस मामले में 6 पुलिस ऑफिसर्स को गुल्टी बताया। डीएसपी जसपाल सिंह और एएसआई अमरजीत सिंह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इसके बाद साल 2007 में हाई कोर्ट ने 4 और लोगों को सजा सुनाई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रीतिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में अपनी सजा को बरकरार रखा। खैर, अभी की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे हम किसी ऐसी ही वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।